ओके, हाय एवरीवन। सो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज ऑन डिस्चार्ज मेजरमेंट। ओके, हमने गेजिंग पढ़ लिया, वेलोसिटी मेजर करने के तरीके देख लिए, वी हैव सीन फ्लोट मेथड, कैनिस्टर मेथड, करंट मीटर देख लिया, उस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। अब हम आ रहे हैं यहाँ से, हमारा मेन हाइड्रोलॉजी का जो पार्ट है दैट विल स्टार्ट, विच इज ऑन डिस्चार्ज मेजरमेंट। अब जब हम डिस्चार्ज मेजरमेंट की बात करते हैं तो डिस्चार्ज मेजरमेंट कैन बी इन टू स्टेप्स। ओके, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ स्ट्रीम, और एक डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ कैचमेंट। ओके, एक तो स्ट्रीम में और एक कैचमेंट में। अब जस्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं है। ओके, आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए, बाकी किसी काम का नहीं है। जो मेन है वो ये है, इन अ कैचमेंट। ओके, तो मैं आपको एक एक करके सारे के सारे मेथड्स बता रहा हूँ, कौन कौन से मेथड्स हैं। उसके बाद में हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। ओके, तो इन अ स्ट्रीम, नेक्स्ट पेज पर ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिस्चार्ज। नोट्स बनाते जाना प्लीज। मेजरमेंट इन अ स्ट्रीम, डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ स्ट्रीम। अब डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ स्ट्रीम, ये अगेन कितने दो तरीके का है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, द अदर वन इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में कौन कौन से हैं? फर्स्ट, एरिया वेलोसिटी मेथड। सेकंड, डाइल्यूशन मेथड। थर्ड, अल्ट्रासोनिक मेथड। फोर्थ, मूविंग बोर्ड मेथड। एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। फिफ्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। अब इसमें इनडायरेक्ट मेथड्स में कौन कौन से? फर्स्ट, slope area method, and the second is using discharge measuring devices like wears, notches, etc. Okay, discharge measuring devices like wears and notches. Okay, अब ये सारा मैंने आपको बताया डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ स्ट्रीम है। जब हम गेट के लिए पढ़ते हैं तो गेट के लिए ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं है। ओके, इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप आता भी है इन केस, अभी तक तो इनसे फ्रॉम लास्ट 25-30 इयर्स एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस टॉपिक से, तो इससे आने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर आता भी है तो सिर्फ मैच द फॉलोइंग करने के टाइप का कुछ क्वेश्चन आएगा, बिकॉज दीज आर ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारे के सारे सब्जेक्टिव है। जो वियर्स एंड नॉचेस हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, जिसको हम लोग अलग से डील करेंगे, डेप्थ में जाएंगे इसके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ कैचमेंट, और इससे आपको हर साल क्वेश्चन आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज मेजरमेंट, डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ कैचमेंट। ओके, डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ कैचमेंट। अब डिस्चार्ज मेजरमेंट निकालने के, ओके,
देयर आर फ्यू मेथड. सबसे पहले तो एम्पेरिकल मेथड्स आता है, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी मेथड, इसके बाद में वी गो टू हाइड्रोग्राफ्स. तो यहाँ से हमारा मेन हाइड्रोलॉजी का शुरुआत होता है. ओके बाकी अभी जो पढ़ा था उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट अब जो पढ़ने वाले हैं उससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है. ओके इससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है. सबसे पहले लिख लेते हैं ए, फ्लड. फ्लड का मतलब क्या है? ओके व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्चार्ज, तो यहाँ पे हाइड्रोलॉजी में डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? फ्लड होता है. ओके चलो तो इसे समझ लेते हैं. फ्लड, इट इज अ सिचुएशन, फ्लड में लिखना है, इट इज अ सिचुएशन characterized by, it is a situation characterized by high stage, characterized by high stage in the river, characterized by high stage in the river. स्टेज आपको बताया था, मीन सी लेवल से जो हम वाटर लेवल मेजर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेज. नेक्स्ट लाइन में वापस से स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ. इट इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्टेज इन द रिवर इन which the water overflows, in which the water the banks overflows the banks and surrounds the adjoining area, overflows the banks and surrounds the adjoining area. Next line में among the different characteristics of flood, among the different characteristics of flood, the most important is peak flood discharge. The most important is peak flood discharge. Okay, all right. अब इसमें नेक्स्ट लिखते हैं the following methods, the following methods are to be used to find, the following methods are to be used to find the peak flood discharge. The following methods are to be used to find the peak flood discharge. अब first आता है which is rational method. Rational method. Okay. Rational method के according जो peak flood discharge है, which is this is given by K into PC into A. Okay. What is QP? ये होता है peak flood discharge और in meter cube per second. Okay. K is the runoff coefficient. PC is rainfall intensity in centimeter per hour, and A is area of catchment in hectares. ये ध्यान रखना है. Okay, that is the area of catchment in hectares. ठीक है. QP इक्वल टू 1/36 KPC इंटू A. QP हमारे लिए क्या है? पीक डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में. K रन ऑफ कोफिशिएंट है, आपको दे रखा होगा. PC is rainfall intensity
एंड कैपिटल ए इज एरिया ऑफ द कैचमेंट इन हेक्टेयर्स। ओके, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मेथड, पीक फ्लड डिस्चार्ज निकालने का तरीका, रैशनल मेथड। ओके, इसे याद रखना है। अब इसमें एक नोट लिखना है, इसी में रैशनल मेथड के अंदर एक नोट लिखना है। नोट में लिखना है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल for small sized catchments, for small sized catchment in which area is less than 50 kilometer square, in which the area is less than 50 kilometer square। एरिया जिसके अंदर 50 किलोमीटर स्क्वायर से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रैशनल मेथड। सेकंड हम लोग आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहला रैशनल मेथड हो गया, पीक फ्लड डिस्चार्ज निकालने का तरीका। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ओके। देखो नाउ इसमें एक लाइन लिखनी है, these are region specific। ये सारे क्या हैं, रीजन स्पेसिफिक हैं। जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूले वगैरह की हम लोग बात करते हैं, ये सारे क्या होते हैं, रीजन स्पेसिफिक होते हैं। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट, डिकेंस फॉर्मूला, सी ए टू द पावर 3/4। इसमें आपको सॉल्व करने को नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपकी पावर से। बताता हूं अभी कैसा क्वेश्चन बनता है। बी, राइज फॉर्मूला, राइज फॉर्मूला, सी इंटू ए टू द पावर 2/3। यहाँ पे लिखना है, इट इज टू बी यूज फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के लिए राइस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। सी, इंग्लिश फॉर्मूला, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश फॉर्मूला है। ओके, नाउ दिस इज टू बी यूज्ड इन द रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड महाराष्ट्र रीजन। वेस्टर्न घाट्स एंड महाराष्ट्र रीजन। ओके, देखो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इस वाले पार्ट में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि एज पर डिकिंस फॉर्मूला, ओके, सी ए टू द पावर एन। सबसे पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा ही है। ओके, एज पर डिकिंस फॉर्मूला, पीक फ्लड डिस्चार्ज इज गिवन बाय सी इनटू ए टू पावर एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, दूसरा ये बन जाएगा, एज पर राइस राइस फॉर्मूला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन प्लस एम या एन माइनस एम, ये कुछ पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। इन पावर के ऊपर वो खेलता है, हो सकता है रेशियो ऑफ डिकेंस और राइव्स बोल दे और उसके बाद पावर में कुछ पूछे। ठीक है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये पावर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पावर्स को ध्यान रखना जरूरी है। ओके, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट। ये सेकंड था, लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ्स एंड
यूनिट हाइड्रोग्राफ्स, यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ्स एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ्स। ओके, इसमें लिखना है, इसमें लिखेंगे दिस मेथड इज सुटेबल, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग द पीक फ्लड डिस्चार्ज, this method is suitable for finding the peak flood discharge in a moderate sized catchment, in a moderate sized catchment where area is less than 5000 kilometers square, where the area is less than 5000 kilometers square. Next line में the lower limit for the area is, the lower limit for the area is 200 hectares, the lower limit for the area is 200 hectares. Fourth, प्रोबेबिलिटी मेथड। अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ओके हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हमारा प्रोबेबिलिटी मेथड, ऑलराइट। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसको स्लाइड 1 से आ जाते हैं ताकि जस्ट एक आपको आइडिया लग जाए। ओके देखो मैंने आपको क्या बताया, ये जो डिस्चार्ज मेजरमेंट है, एक तो स्ट्रीम में होता है और दूसरा किस में होता है, कैचमेंट में। स्ट्रीम वाला हमें पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट कैचमेंट वाला हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके अब आगे चलते हैं। देखो स्ट्रीम का मैंने आपको बताया, डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ स्ट्रीम, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। ये सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज और यूपीएससी के लिए काम के हैं, ओके बाकी के लिए काम के नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में एक हमारा छोटा सा अगर क्वेश्चन बनता भी है तो इससे बन सकता है विच विल बी कवर्ड इटसेल्फ इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके या फिर किसी और सेक्शन के अंदर इसको करवा देंगे, अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है। अब हम लोग आए डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ कैचमेंट, कैचमेंट के अंदर डिस्चार्ज कैसे मेजर करें। एक हमारा होता है फ्लड, फ्लड हाई स्टेज इन द रिवर, तो फ्लड को हमें मेजर करना है। क्या मेजर करना है, फ्लड को। फ्लड का मतलब हो रहा है पीक फ्लड डिस्चार्ज, मैक्सिमम फ्लड, बाढ़ के आने के कारण जो मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है वो कितना हो सकता है, वो हमें निकालना है। ओके अब उसके बाद में पीक फ्लड डिस्चार्ज निकालने के क्या तरीके हैं, एक हो गया रैशनल मेथड, ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास में आए एम्पेरिकल फॉर्मूले 2 और 3, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया पावर से खेलता है वो, पावर से क्वेश्चन आता है, इससे ऐसा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। रीजन स्पेसिफिक मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि डिकेंस फार्मूला कौन से एरिया में लगता है, राइस फार्मूला कौन से एरिया में लगता है, इंग्लिश फार्मूला कौन से एरिया में लगता है। अब उसके बाद में थर्ड मेथड है टू फाइंड द पीक फ्लड डिस्चार्ज, यूज ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ। दिस इज गोइंग टू बी अ सेपरेट टॉपिक, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कंटेंट्स में बताया था। फर्स्ट लेक्चर में जो कंटेंट्स में बताया था कि यहाँ पे आपको जो है हमें हाइड्रोग्राफ पढ़ना है, तो वो वाला पार्ट है। देन हमारे पास में आता है प्रोबेबिलिटी मेथड। ओके तो बेसिकली 4 मेथड्स हैं टू डिटरमाइन डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ कैचमेंट। कैचमेंट में डिस्चार्ज मेजर करने के 4 तरीके हैं। ओके 4 मेथड्स। अब आउट ऑफ दीज 4 मेथड्स थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब प्रोबेबिलिटी मेथड को। ओके प्रोबेबिलिटी मेथड को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है, हेडिंग डाल रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी मेथड, ओके देखो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी मेथड में बेसिकली क्या होता है, हमें एक्चुअली बताना क्या है, फिर हम लोग थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। मान लो कि यहाँ पे देयर इज अ ब्रिज, ओके देयर इज दिस ब्रिज और नीचे यहाँ पे रिवर है, ओके देयर इज रिवर, और ये कुछ ऐसा सिस्टम, लोग समझ गए होंगे क्या है ये। ओके ट्रेन यहाँ से आ रही है,
ट्रेन यहां से आ रही है और ऊपर मान लो अगर रेनफॉल हो रही है, ओके, और रेनफॉल एक्सट्रीम ज्यादा रेनफॉल हो रही है, ओके, साइड में जो भी रिजर्वायर्स वगैरह है वहां से भी पानी डाइवर्ट होके इधर की तरफ आ रहा है, ओके, एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है, क्या होगा, ये जो वाटर लेवल है इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज, वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अब हम लोग क्या नहीं चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि ये जो वाटर लेवल है ये बढ़ते 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 यहाँ तक कुछ टच हो जाए, ये हम नहीं चाहते, ओके, ये नहीं चाहते। तो हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ओके, क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जैसे अगर ये जो ब्रिज है इसको हमें यूज करना है फॉर लेट्स से 25 इयर्स, ओके, 25 साल तक इसका डिजाइन पीरियड है, 25 साल तक ये जो ब्रिज है ये डिजाइन में काम आने वाला है, ओके, डिजाइन में मतलब ट्रेन इस पे आएगी जाएगी होता रहेगा, यूज में रहेगा 25 साल तक। तो 25 साल के ड्यूरेशन तक हम ये नहीं चाहते कि ये जो फ्लड है ये इस लेवल तक आए, और इन केस हमारे चाहने से नहीं होता, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी होती है, हमें ये निकालना होता है कि 25 साल के ड्यूरेशन में ये फ्लड लेवल इतना बढ़ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, बिकॉज एवरीथिंग वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हमें ये निकालना होगा कि जो फ्लड है, फ्लड अगर यहाँ पे आता है ऊपर बढ़ता है तो इसकी एक्चुअली क्या प्रोबेबिलिटी है, ओके, कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ की, ऑल राइट। अब हम लोग आते हैं, जैसे देखो कोई एक फ्लड है, कोई फ्लड है लेट्स से 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये कुछ 100 साल पहले आया था, ओके, 100 इयर्स, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कोई एक फ्लड है जिसका डिस्चार्ज कितना है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और वो हर 100 साल में एक बार आता है, ओके, हर 100 साल में क्या करता है, वो एक बार आता है वो फ्लड, ओके, हर 100 साल में एक बार आता है, तो हमें ये बताना होगा क्या प्रोबेबिलिटी है इस फ्लड की कि ये नेक्स्ट 10 साल में 2 बार आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, ओके, बट स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट। जैसे यहाँ पे इधर पे ऐसा देखा गया था कि 100 इयर्स पहले जो हमारे पास डेटा होता है, 100 साल पहले जो फ्लड आया था दैट वाज ऑफ 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके, और इसमें पूरा का पूरा हमारा ऊपर तक वाटर लेवल आ चुका था, पूरा भर गया था, उसके बाद में वाटर लेवल सबसाइड कर गया और यहाँ पे हम लोगों ने डैम बना दिया, ओके। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको निकालना क्या होगा, देखो अगर 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड आता है हर 100 साल में एक बार, और इसका डिजाइन लाइफ है 25 इयर्स, तो हमें क्या बताना होगा कि ये फ्लड नेक्स्ट 25 इयर्स में एक बार आ गया, या कम से कम एक बार आ गया, ओके, कम से कम एक बार आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओके, उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमें ये निकालना होगा इसके अंदर। आई होप समझ में आ रहा है क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली दो तरीके हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के, एक हमारा होता है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड जो कि स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करता है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, और दूसरा हमारा आता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। जब हमारे पास डेटा बहुत सारा होता है, 100-200 साल का डेटा है हमारे पास, तो हम स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं बिकॉज वी हैव गॉट मोर डेटा। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड तब लगता है जब हमारे पास में डेटा साइज थोड़ा कम हो या हमें एक्स्ट्रापोलेशन करना हो, ओके, तब के लिए ये काम में आता है। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी मेथड में, मैंने आपको समझा दिया कि इसके अंदर हमें निकालना क्या होता है, फ्लड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओके, तो इसे लिखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, इसमें लिखना है इन दिस कैटेगरी, in this category there are two types of methods, in this category there are two types of methods, first statistical probability method and second theoretical probability method, statistical probability method and second theoretical probability method।
एक एक करके दोनों पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग डालना है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड। इसी में हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो चीजें आ जाएंगी। ओके, चलो इसमें लिखना शुरू करते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड में। एंड यस सर, देयर इज अ रिक्वेस्ट कि हम लोग स्टार्ट करें। उसके पहले थोड़ा सा ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी आता है तो इट्स वेरी गुड, अगर आपको नहीं आता है सो प्लीज जैसे मैं बताऊं वैसे समझने की कोशिश करना है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जहाँ पे अलग अलग माइंडसेट अलग अलग काम करते हैं, सिंस दिस इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको इजी तरीके से बता सकूं। एंड वील हैव 4 5 6 न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक में, ताकि आपको और अच्छे तरीके से ग्रास्पिंग हो जाए उसका। ओके, ऑलराइट, इसमें लिखना है दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन, this method is suitable when sample size, this method is suitable when sample size or the data given, sample size or data given is large over a long period of time, is large over a long period of time, and it is required to find, and it is required to find the peak flood discharge, and it is required to find the peak flood discharge at any given point, at any given point of time, at any given point of time। ठीक है, इसको हम लोग यूज कब करेंगे, जब हमारे पास ज्यादा बड़ा डेटा सेट है। नेक्स्ट लाइन में लिखना है इन दिस मेथड, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, सो इन दिस यू हैव टू राइट इन दिस मेथड द डिस्चार्ज फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स, in this method the discharge from different times is arranged in decreasing order of magnitude, is arranged in decreasing order of magnitude। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। द रेकरेंस इंटरवल और रिटर्न पीरियड, the recurrence interval or the return period of each value of discharge, of each value of discharge can be calculated, can be calculated by using, can be calculated by using California method, California method। देखो इसके अंदर होता क्या है, मान लेते हैं, ओके मान लेते हैं कि देर आर लेट्स से, बहुत ध्यान से समझना है इसको, बाद में थ्योरीज बाकी सब कुछ बाद में लिखेंगे, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। लेट हम लोग फ्लड्स ले लेते हैं 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड, रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, कोई इसका ऐसा कोई खतरनाक लिंक नहीं है, और 110 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये कुछ मैंने 5 6 वैल्यूज ले ली डिस्चार्ज की, कितने टाइम पे आ रहा है अभी हमें उसका कंसर्न नहीं है, बस ये है कि अलग अलग टाइम्स पे ऐसे फ्लड्स को देखा गया है। ओके, अलग अलग टाइम्स पे ऐसे फ्लड को देखा गया है। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें यहाँ पे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बड़े से छोटे में अरेंज करना है। ये डिस्चार्ज ध्यान से समझना है, यहाँ पे 200, देन वी हैव 180, फिर 150, देन इट इज 110, फिर 90 एंड देन इट इज 60। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
इसको एक सीरियल नंबर भी दे देते हैं. ओके, लेट्स गिव इट अ सीरियल नंबर आल्सो. ओके, इसको हम लोग कह रहे हैं रैंक. इस सीरियल नंबर को लेट्स कॉल इट रैंक. दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, 6 इसकी हमने क्या दे दी, रैंक दे दी. अब टोटल नंबर कितने, लेट यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर लिखते हैं 6. एन कितने, 6 डेटा पॉइंट है हमारे पास में. एज पर कैलिफोर्निया मेथड, रेकरेंस पीरियड इज गिवन बाय एन अपॉन एम. ये एक दूसरे के रिलेटिव है. और प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 1/t. अभी लिखा दूंगा मैं आपको करेक्टली, अभी सिर्फ समझो यहाँ पे. अब अगर मैं यहाँ पे रेकरेंस पीरियड निकालना चाहता हूँ, अभी आपको एक्चुअली रेकरेंस पीरियड भी नहीं बताया कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेकरेंस पीरियड, सो आई विल एक्सप्लेन यू. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी. ओके, देखो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. इसके लिए रेकरेंस पीरियड क्या आएगा, 6/1 that is equal to 6. Then we have 6/2, 3, 6/3, 2, 6/4, 1.5, 6/5, 1.2, and then 6/6 equal to 1. ठीक है, ये हमारे लिए क्या आ गया, रेकरेंस पीरियड. अब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/6, 1/3, 1/2, 1/1.5, 1 divided by 1.2 and 1. तो इसका मतलब समझना, मतलब क्या हो रहा है इसका, इसका मतलब ये है जो सबसे बड़ा डिस्चार्ज है, ओके, जो सबसे बड़ा डिस्चार्ज है वो सबसे लंबे टाइम में आएगा. ओके, सबसे लंबे टाइम में. यानी कि ये बोलना सही होगा कि अगर 200 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड लेट्स से 500 इयर्स में आ रहा है, 500 इयर्स में आ रहा है और बाकी सारे फ्लड इससे छोटे हैं, ओके, तो 180 वाला इससे कुछ कम में आ रहा होगा, लेट्स कॉल इट 450 इयर्स. रैंडम वैल्यूज दे रहा हूं, कोई फिक्स नहीं है. ओके, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. 200 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड आ रहा है 500 इयर्स पे, तो 180 का कितने पे आ रहा होगा, 450 इयर्स पे कुछ आ रहा होगा. ओके, इसके बाद में ये वाला है, लेट्स टेक इट एज, ओके ये नहीं है, ये, ओके लेट्स टेक इट 420 इयर्स. और ये 400 इयर्स, 420 400 इयर्स. मतलब जो सबसे बड़ा फ्लड होता है, ओके, जो सबसे बड़ा फ्लड होता है उसका जो टाइम पीरियड है आने का वो सबसे ज्यादा होता है. ओके, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है. और उसकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे कम. क्या होगा, जैसे अगर बहुत ही बड़ा फ्लड है, फॉर एग्जाम्पल 300 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड है, 300 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड है, तो उसके आने के चांसेस कम होंगे. ओके, उसके आने के चांसेस कम होंगे और वो हर बहुत लंबे टाइम फ्रेम में आएगा. सिंपल सा कॉमन सेंस ये कहता है. तो ये हमारा कैलिफोर्निया मेथड है जिसमें टी, वेर योर टी इज recurrence period, this t is recurrence period. अभी मैं आपको recurrence period भी समझाऊंगा. And this p is probability. अब क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अगर 150 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड आ रहा है, ओके ध्यान से सुनना, अगर 150 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड आ रहा है तो बाकी सारे फ्लड भी आ रहे हैं, 110 आ रहा है, 90 आ रहा है, 60 आ रहा है, सारे के सारे फ्लड आ रहे हैं. ओके, और अगर जैसे 180 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड आ रहा है तो इसके नीचे वाले सारे फ्लड आ रहे हैं. क्योंकि अगर ऑब्वियसली 180 आ रहा है, 180, ऐसा थोड़ी कि एक डिस्चार्ज 180 मीटर क्यूब पर सेकंड का आएगा, किसी साल एग्जैक्टली 150 मीटर क्यूब पर सेकंड का आएगा, ऐसा नहीं होता ना. हम तो आसपास की वैल्यूज लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. जैसे 180 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड है, अगर 180 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड आ रहा है, इसका मतलब 150, 140, 130, 120, 100, 120, 90, 60, 50, जितने भी 150 के नीचे, 180 के नीचे सारे के सारे फ्लड आ रहे हैं. दैट मीन्स 150, 110, 90, 60 ये सारे फ्लड भी आ रहे हैं. अभी तक ये समझना जरूरी है. ओके, अब इसके बाद में हम लोग लिखते हैं, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे ये लिखना शुरू करना है. इसमें वेयर n इज
n is total number of observations and m is rank number or you may call it a serial number. Okay, और t हमारा recurrence period. recurrence period बोल सकते हैं, return period बोल सकते हैं. ओके, अभी इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें और बाकी हैं समझनी. नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय रेकरेंस पीरियड. ओके, देखो रेकरेंस पीरियड का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल जैसे हम ये बोलते हैं रेकरेंस पीरियड या फिर रिटर्न पीरियड. ओके, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि कोई फ्लड है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, इसका जो पीरियड है लेट्स कॉल इट एज 50 इयर्स. ओके, 50 इयर्स. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लड है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, ये हर 50 साल में एक बार आ सकता है. ओके, 50 साल में एक बार आता है, 50 इयर्स में एक बार आता है. उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, 50 साल में एक बार आएगा ही आएगा. ओके, 50 साल में एक बार आएगा ही आएगा. समझो यहाँ पे जैसे हमारे पास ईयर है 2000, 2001, 2002, 2003, ऐसे चलते 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 हम लोग आए 2050 तक. हो गए 50 इयर्स, 50 साल. 2049 भी ले सकते हो अगर आपको लगता है कि 2000 को कंसीडर कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा हो रहा है, 49 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखो किसी एक साल में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/50, 1/50, 1/50, कंसिडरिंग कि हर साल हमारा जो मौसम है, जो वेदर है वो सेम रहता है. ओके, जैसा एक साल के अंदर वेदर है, देयर आर समर, विंटर, रेनी सीजन, तीनों के तीनों आते हैं, हर साल उनका इंटेंसिटी सेम रहता है, ये कंसिडर करते हुए. हालांकि दिस इज अ वेरी बिग असम्पशन कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, तो वी आर कंसिडरिंग दिस. तो समझे आप, ये जो टर्म लिख रहे थे हम, दिस वाज 1/t. किसी एक साल, किसी भी एक साल रैंडम, किसी भी एक साल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/50. अगर आपको ये बोलता है कि 50 साल में फ्लड आता है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड आता है, तो मुझे ये बताओ कि यही फ्लड 25 साल में 25 साल में 3 बार आए, 25 इयर्स में 3 बार आए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड विच 25 इयर्स. कई सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का जो फ्लड है ये 50 इयर्स में वंस एक बार आता है. हमें क्या बताना है कि यही फ्लड 25 साल में 3 बार आए. इन 25 इयर्स इट शुड कम 3 टाइम्स. उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना पड़ेगा? कौन से 25 साल? हो सकता है 2000 से लेके 2025 तक ले हम लोग, ये एक पीरियड हो गया 25 इयर्स का. ओके, हो सकता है कोई बोलेगा कि मैं 2002 से लेके 2027 तक लूंगा. ओके, दैट इज अगेन 25 इयर्स. कोई बोलेगा कि मैं 2006 से लेके 2031 तक लूंगा. अगेन दिस इज 25 इयर्स. ओके, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. ओके, हालांकि दिस इज फिक्स्ड सिंस द नंबर ऑफ इयर्स आर 50, तो 25 का कॉम्बिनेशन बनाना शायद इतना मुश्किल नहीं है. ओके, इतना मुश्किल नहीं है. अब उसके अंदर 3 बार फ्लड आए, तो 3 बार फ्लड का मतलब क्या है? 3 बार फ्लड आ गया, तो इसके लिए वी यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें प्रोबेबिलिटी बता देता है कि कितनी बार फ्लड आ सकता है. ओके, प्रोबेबिलिटी बता देता है कितनी बार फ्लड आ सकता है. अब देखो रेकरेंस पीरियड का मतलब पे आते हैं. रेकरेंस पीरियड का मतलब क्या है कि ये जो फ्लड है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, ये हर 50 साल में एक बार आएगा. ओके, ये 50 साल में एक बार आएगा. अब 50 साल में एक बार आने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी एक साल में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/50, 1/t, वो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. अब किस साल आएगा हमें ये नहीं पता. ओके, टोटल 2000 से लेके 2050 तक लिखा है, इसमें 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड
किसी भी टाइम पे आ सकता है, एट एनी टाइम, हमें नहीं पता, किसी भी टाइम पे आ सकता है। 2003 के मई में किसी एक दिन में आ जाएगा, एक दिन में किसी एक घंटे में आ जाएगा, हमें ये नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि 50 साल में एक बार आने की उसकी प्रोबेबिलिटी किसी एक साल कितनी है, 1/50। अब हमें ये देखना होता है कि अगर हम किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं उसी फ्लड के दौरान में 25-30 ईयर्स का अगर उसका कोई डिजाइन पीरियड है, ओके, तो उस 25-30 ईयर्स में ये वाला फ्लड 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, जो कि 50 ईयर्स में आता था, क्या प्रोबेबिलिटी रह जाएगी अगर वही फ्लड 25 ईयर्स में आ जाए। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। अगर ये प्रोबेबिलिटी को हम किसी तरीके से जस्टिफाई कर पाए, ओके, इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम किसी तरीके से जस्टिफाई कर पाए, तब तो दैट कंस्ट्रक्शन कैन बी डन, अदरवाइज वो कंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो आपको रिकरेंस पीरियड समझ में आया होगा। वापस से बोल रहा हूं, रिकरेंस पीरियड क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल 200 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड है, वो साल में 50 ईयर्स में 50 ईयर्स उसका रिटर्न पीरियड है। इसका मतलब क्या है? वो 50 साल में किसी एक साल में आने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/50। और 50 साल में अब सारे के सारे ईयर्स काउंट करोगे तो किसी ना किसी साल वो 100% आएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। 50 ईयर्स में 200 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। ठीक है, आएगा ही आएगा। 50 साल में किसी एक साल फ्लड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/50। किस साल आएगा हमें नहीं पता। जैसे मान लो 2000 में आया फ्लड, इसका रिटर्न पीरियड हमने बोल रखा है 50 ईयर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2049 या 2050 में आएगा, क्योंकि पहले ये इसमें आ चुका है। 50 साल के ड्यूरेशन में कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी ड्यूरेशन पे आ सकता है। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। इसको लिखना है, दिस इज द टाइम पीरियड, this is the time period on an average, this is the time period on an average after which the peak flood discharge, after which the peak flood discharge is likely to be equaled or exceeded, is likely to be equaled or exceeded. Next line में, this is also called return period, this is also called return period. Next line में, suppose the maximum flood discharge, suppose the maximum flood discharge recorded at a bridge site, is 200 meter cube per second, recorded at a bridge site is 200 meter cube per second, and on an average, this peak value, occurs once in 50 years, then the probability of this flood being equaled or exceeded is 1/50. Being equaled or exceeded is 1/50. Next line में लिखना है, the recurrence interval does not mean that the peak flood of 200 meter cube per second will occur at every 50 years, but it means that
it means that on average, this flood will occur, on average, this flood will occur once in 50 years. This flood will occur once in 50 years, which may be at any point of time, which may be at any point of time. नेक्स्ट लाइन में ये समझ में आ गया होगा कि रेकरेंस पीरियड क्या हो रहा है, ऑलराइट? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना है अ ग्राफ इज प्लॉटेड, a graph is plotted between peak flood discharge and percentage probability. Between peak flood discharge, ये peak flood discharge हो गया, और यहां पे percentage probability. अप्रोक्सीमेटली कैसा ग्राफ रहना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली कैसा ग्राफ रहेगा? पीक फ्लड डिस्चार्ज और प्रोबेबिलिटी. जितना बड़ा फ्लड है, 200, 300, 500 मीटर क्यूब पर सेकंड का फ्लड है, उसके आने के चांसेस क्या है? उतने ही कम है. आने के चांसेस क्या है? उतने ही कम है. तो ये ग्राफ कैसा जाएगा? इट विल गो समथिंग लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट लिखना है a graph can also be plotted between peak discharge and recurrence interval. Between peak discharge and recurrence interval or return period. कैसा जाएगा? जितना बड़ा फ्लड है, ओके, जितना बड़ा फ्लड है उसके आने के चांसेस क्या हैं? उतने ही कम. और जितना बड़ा फ्लड है उसका आने का जो टाइम पीरियड होगा, जो रिकरेंस पीरियड होगा, वो भी क्या होगा? उतना ही बड़ा होगा. तो दिस विल गो समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस फ्लड विल गो समथिंग लाइक दिस. अभी कर्व ऑलरेडी कोड्स वगैरह में बने हुए होते हैं. क्या करते हैं? नेक्स्ट लाइन में लिखना है यूजिंग द अबव ग्राफ the design discharge can be determined. Using the above graph, the design discharge can be determined for a given return period or vice versa. For a given return period or vice versa. हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी, जैसे मान लो 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लड है, ओके, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं? इसका रिटर्न पीरियड कितना होगा? ओके, अब रिटर्न पीरियड मुझे पता है या डिस्चार्ज मुझे पता है. मान लो 200 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है, तो यहां से हमें पता पड़ जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितना है. ओके, ये ग्राफिकल मेथड हो गया. हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज नहीं करेंगे, हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करने वाले हैं, जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का दिमाग लगेगा. कैसे लगेगा? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग स्टार्ट करेंगे. अभी तक का इस लेक्चर के अंदर काम की चीज क्या है? डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ स्ट्रीम इतना काम का नहीं है, बट डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ कैचमेंट बहुत ज्यादा काम का है. अब डिस्चार्ज मेजरमेंट इन अ कैचमेंट, इसके बहुत सारे मेथड है, जिसमें हमने सबसे लास्ट वाला पहले शुरू किया है प्रोबेबिलिटी मेथड. इसमें भी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी मेथड. तो आपको रिकरेंस पीरियड समझ में आया कि व्हाट एक्चुअली इज रिकरेंस पीरियड. ओके, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमें एक्चुअली निकालना क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लड ऑफ 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड हर 50 साल में एक बार आता है. हमें यह बताना है कि यही फ्लड अगले या किसी 25 ईयर्स में 4 बार आए, 3 बार आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें यह बताना है. ओके, ऑल राइट देन. सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन.